नमस्ते, मेरा नाम अंशिका वर्मा है। मैंने इस साल के सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम 2020 में 136 रैंक हासिल की है और ये मेरा दूसरा अटैम्प्ट था सिविल सर्विसेज में। मैं आपके साथ इस मीडियम के थ्रू अपनी स्ट्रैटेजी शेयर करना चाहूँगी और अपनी जर्नी के भी कुछ मोमेंट्स शेयर करना चाहूँगी जो मुझे लगता है फ्यूचर एस्पायरेंट्स को हेल्प कर सकते हैं इस एग्ज़ाम को क्लियर करने से। पहले तो आई विल टॉक अबाउट कि मैंने कैसे प्रिपेयर किया। तो इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप एग्ज़ाम की रिक्वायरमेंट को समझें। एग्ज़ाम 3 स्टेजेस में होता है, प्रीलिम्स एंड देन मेंस एंड देन इंटरव्यू। तो जो प्रिलिमिनरी एग्ज़ामिनेशन है उसका जो पैटर्न है दैट्स कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम मेंस। तो उस एग्ज़ाम की रिक्वायरमेंट को समझना बहुत ज़रूरी है, इसलिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखें। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को मैंने बहुत देखा, समझा कि किस एरिया से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, क्या इम्पॉर्टेंट है, क्या इम्पॉर्टेंट नहीं है। क्योंकि इतना मटेरियल होता है हमारे पास देखने को कि हम उसी मटेरियल में खो जाते हैं और जो नहीं इम्पॉर्टेंट होता है वो पढ़ने लगते हैं। तो इन सब चीज़ों को एलिमिनेट करने के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक एनालिसिस कर लें कि क्वेश्चंस कैसे पूछे जा रहे हैं। तो उस हिसाब से मैंने प्रीलिम्स की तैयारी की। मैंने पहले बेसिक सब्जेक्ट्स पढ़ लिए, जैसे कि हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट। ये सब बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं प्रीलिम्स एग्ज़ाम में। तो मैंने सबसे पहले उन एरियाज़ पे फोकस किया, एक बेसिक रीडिंग कर ली सारे सब्जेक्ट्स की। उसके साथ साथ करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं पूरे एग्ज़ाम प्रोसेस में। तो उसके लिए मैंने डेली बेसिस पे न्यूज़पेपर तो पढ़ा ही, उसके साथ साथ मैंने डेली कंपाइलेशन जो आते हैं करंट अफेयर्स के, जैसे इनसाइट्स एक वेबसाइट है, वो डेली कंपाइलेशन देती है, तो मैंने उसको फॉलो किया। एंड देन मंथली कंपाइलेशंस भी होते हैं, विजन कोचिंग है एक, तो उसके कंपाइलेशंस आर वेरी एप्ट और बहुत कंसाइज होते हैं। तो आई थिंक वो मुझे बहुत हेल्प किया इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करने के लिए। तो प्रीलिम्स तो इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको समझ में आएगा कि क्या आंसर हो सकता है। आपको फैक्ट्स याद होने लगेंगे धीरे धीरे प्रैक्टिस करके, और आप इंटेलिजेंट गेसिंग भी कर पाएंगे प्रैक्टिस। सेकेंडली, अगर मैं मेंस की बात करूं तो मेंस की अप्रोच बिल्कुल डिफरेंट होनी चाहिए, क्योंकि वो डिफरेंट गेम है। उसमें आंसर राइटिंग बहुत मेजर रोल प्ले करती है और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होती है। तो मैंने कुछ 5-6 महीने लगातार रोज़ कम से कम 5-6 आंसर्स लिखे और उसको एनालाइज़ किया कि कभी मुझे कंटेंट ख़राब लग रहा था अपने आंसर्स में, कभी लग रहा था कि इनकम्प्लीट सा आंसर है। तो वो जो गैप्स मुझे दिखे अपनी खुद की प्रेपरेशन में कि मैं क्यों नहीं अच्छा आंसर लिख पा रही हूँ, वो मैंने फिल किया रिविज़न के थ्रू और अपने नोट्स बना के। तो आई थिंक इस एग्ज़ाम में ज़रूरी है कि आप एक सेल्फ़ असेसमेंट करें कि आप कहाँ गलत जा रहे हैं, कहाँ सही जा रहे हैं। उस असेसमेंट के थ्रू आप अपनी इंडिविजुअल स्ट्रैटेजी बनाएं, क्योंकि उसी से आपको पता चलेगा कि आपकी इंडिविजुअल स्ट्रेंथ्स कहाँ हैं और उन स्ट्रेंथ्स पे आप प्ले करें इस एग्ज़ाम में। और प्रैक्टिस, रिवीजन बहुत ही ज़रूरी है। मेंस एग्ज़ाम में एक चीज़ और बहुत ज़रूरी है कि आप अपने ऑप्शनल का जो चुनाव है वो बहुत समझदारी से करें। आप ऐसा ही सब्जेक्ट चुनें जो जिसमें आपको इंटरेस्ट हो, बिकॉज मार्केट में क्या चलता है यूपीएससी वाले में कि लोग वही ऑप्शनल चुनते हैं जो बहुत पॉपुलर हो रहा है, इंटरेस्ट भी नहीं होता, बट लोग देखते हैं कि अरे बहुत स्कोरिंग है तो ले लेते हैं। बट ऐसा ना करें, आप पढ़ें ऑप्शनल्स को, कई सारे देख लें ऑप्शंस, और आपको जो इंटरेस्टिंग लग रहा है, जिसमें आप बहुत सारा समय उसके साथ बिताना होता है ऑप्शनल के साथ, 5-6 महीने तो ऑप्शनल की तैयारी में लग जाते हैं। तो सिंस इट हैज़ टू बी इंटरेस्टिंग, अगर आपको उसमें कुछ अच्छे मार्क्स लाने हैं तो ऑप्शनल का जो सिलेक्शन है दैट हैज़ टू बी केयरफुल। दूसरा आता है इंटरव्यू फेज़। वो इट्स बेसिकली पर्सनैलिटी टेस्ट। उसमें आपको बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना, वो कॉन्वर्सेशन जैसा होता है और आपकी पर्सनैलिटी, कॉन्फिडेंस, क्लैरिटी ऑफ थॉट, ये सब चेक किया जाता है। तो सबसे आसान स्टेज मैं कहूँगी कि इंटरव्यू स्टेज ही है, जहाँ पे प्रेपरेशन से ज़्यादा आपकी थिंकिंग, आपका थॉट प्रोसेस चेक होता है। तो ये मेरी स्ट्रैटेजी रही है इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। कई लोग मुझसे पूछते हैं कि आपकी बुक लिस्ट और रिसोर्सेज क्या थे, तो मैं बताना चाहूँगी कि मैं सब्जेक्ट वाइज बताऊँ तो हिस्ट्री के लिए मैंने बेसिक एनसीईआरटीज़ को फॉलो किया क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक। उसके साथ साथ मॉडर्न हिस्ट्री के लिए इंडिया स्ट्रगल ऑफ इंडिपेंडेंस, बिपिन चंद्रा वाली बुक पढ़ी। और फिर आर्ट एंड कल्चर के लिए मैंने वो पढ़ी फाइन आर्ट्स एनसीईआरटी क्लास 11। उसके साथ साथ गवर्नमेंट का एक पोर्टल है सीसीआरटी, उसको फॉलो किया। और नेशनल एनआईओएस जो है उसके भी कुछ मटेरियल होते हैं,
आर्ट एंड कल्चर के, उसको फॉलो किया। कुछ लोग कहते हैं कि नितिन सिंघानिया एक बहुत मोटी सी बुक है, उसको फॉलो किए बिना सिलेक्शन नहीं हो सकता, बट मैंने वो बुक कभी ख़रीदी नहीं, कभी देखी भी नहीं। तो अपने रिसोर्सेज खुद चूज़ करें, लेकिन उस रिसोर्स पे स्टिक करें, उसी को रिवाइज़ करें, ये ना भटके कि वो मेरा दोस्त कुछ और पढ़ रहा है, वो तीसरा पर्सन कुछ और पढ़ रहा है। तो अपने रिसोर्सेज पे स्टिक करें, उसको रिवाइज़ करते रहें। पॉलिटी के लिए मैंने लक्ष्मीकांत पढ़ी, वो सबसे पॉपुलर बुक है और सबसे अच्छी बुक है पॉलिटी के लिए, काफ़ी कंसाइजली सब कुछ मेंशन्ड है उसमें। उसी को मैंने कम से कम 5-6 बार रिवाइज़ किया पूरी बुक को। देन ज्योग्राफी के लिए मैंने क्लास 6 to 12 की एनसीईआरटी की, उसके साथ साथ जीसी लियोंग की 1-2 रीडिंग लगाई, बट फिर उसका रिवीजन नहीं कर पाई। बट मुझे लगता है कि एनसीईआरटी सफिशिएंट है ज्योग्राफी के लिए, ज्योग्राफी से आजकल क्वेश्चंस भी कम आ रहे हैं। और इन्वायरमेंट के लिए मैंने क्लास 12th की एनसीईआरटी के लास्ट के 4 चैप्टर्स बायो के वो किए थे एनवायरनमेंट के लिए। और एनवायरनमेंट के लिए करंट अफेयर्स करना बहुत ज़रूरी है, तो करंट अफेयर्स को लिंक करके स्टैटिक पोर्शन को प्रिपेयर करना है एनवायरनमेंट में। सिमिलरली इकोनॉमिक्स के लिए मैंने माइक्रो इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी पढ़ी और उसके साथ साथ करंट अफेयर से लिंक करती गई, और जो भी क्वेश्चन पेपर सॉल्व करती थी उसमें जो फैक्ट्स और फिगर्स मिलते थे मुझे, या जो कॉन्सेप्ट्स नए मिलते थे, उसके मैं नोट्स बनाती थी, उसको रिवाइज करती थी। तो मेरी 2-3 साल की रही है। पहले साल में मैंने जनरल स्टडीज़ पे काफ़ी फोकस किया क्योंकि वो नया था मेरे लिए। फिर मैंने 2-3 महीने लिए ऑप्शनल को एक पहली बार रीड करने के लिए। मेरा ऑप्शनल एंथ्रोपोलॉजी है, तो मैंने 3 महीने में पूरा ऑप्शनल एक बार रीड किया। अगली रीडिंग में ऑप्शनल के मैंने उसके नोट्स बनाए, तो मुझे उन नोट्स को बनाने में करीब 500-600 पेज के नोट्स हैं, तो मुझे लग गए 4-5 महीने। फिर मैंने एग्ज़ाम के आसपास उसे 2-3 बार रिवाइज़ किया और वही लिखा एग्ज़ाम में। और मेरा जो शेड्यूल होता था, मैं नाइट पर्सन हूँ, मैं यूजुअली रात को पढ़ती थी, तो कभी कभी सुबह 7 बजे तक भी पढ़ती थी। और वैसे जनरली मैं सुबह 4 बजे तक पढ़ती थी। और मेरा दिन डिवाइडेड होता था यूजुअली कि करंट अफेयर्स इतनी देर करेंगे और उसके बाद करेंगे जनरल स्टडीज़ या फिर ऑप्शनल। तो करंट अफेयर्स को मैं दिन के 3 से 4 घंटे देती थी, क्योंकि न्यूज़पेपर रीडिंग भी उसमें इंक्लूडेड होती थी। और ऑप्शनल के लिए मैं वही करीब 3 घंटे देती थी, जनरल स्टडीज़ के लिए भी 2-3 घंटे, तो करीब 10 घंटे, 8 से 10 घंटे की मेरी डेली की पढ़ाई होती थी। ये मेरा शेड्यूल था डेली का। इस एग्ज़ाम में माइंडसेट, एक अच्छा माइंडसेट बहुत ज़रूरी है। और जब आप घुस रहे हैं इस एग्ज़ाम में, तभी से आपको ये मानना है कि आप कर सकते हैं। ये एक सेल्फ़ बिलीफ नाम की जो चीज़ है, और सेल्फ़ कॉन्फिडेंस, वो बहुत ज़रूरी है इस एग्ज़ाम में। क्योंकि बहुत सारे फेजेस आएंगे जब आपको लगेगा कि नहीं हो रहा है आपसे, तो आप अपनी फैमिली से, अपने फ्रेंड से, सबसे मोटिवेशन लेंगे उस टाइम पे, या टॉपर स्टॉक देखेंगे इंटरनेट पे। वो सब चीज़ें बहुत इंस्पायर करती हैं, बट जो माइंडसेट और अप्रोच है उसको पॉजिटिव रखना है और कॉन्फिडेंट रहना है, वो बहुत ज़रूरी है। अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखें। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पढ़ाई कर रहे हैं, 8-10 घंटे भी पढ़ रहे हैं तो आधे घंटे का ब्रेक या बीच बीच में ब्रेक ले लेके पढ़ें। उससे दिमाग भी फ्रेश रहेगा और प्रोडक्टिविटी भी ज़्यादा रहती है।